जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्त, पिछले कक्षा में हम लोगों ने यहाँ पर साइंस का सेगमेंट देखे थे और उससे पहले हम एक वीडियो डाले थे झारखंड के विषय में। फिर आज झारखंड, फिर झारखंड देखेंगे। यहाँ पर झारखंड जी के में देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में झारखंड का जो स्थिति था, क्या था, कैसे था, उसको हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो दोस्त बिना देर की हम लोग यहाँ पर वीडियो को और यहाँ पर क्लास को चालू करेंगे। चलिए, पढ़ना क्या है झारखंड में आज हम लोग को? प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। प्रागैतिहासिक काल वह काल था ना कि जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। लिखित साक्ष्य नहीं मिला, वहां पर पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम लोग को मतलब कुछ जानकारी इकट्ठा करने को मौका मिला। तो पढ़ना क्या है? झारखंड। झारखंड जीके में हम लोग को पढ़ना है, यानी झारखंड जीके में ही पढ़ना है। तो क्या पढ़ना? झारखंड का इतिहास पढ़ना है हम लोग। झारखंड की इतिहास पढ़ना है और झारखंड की इतिहास में ही दम रहता है। बाकी झारखंड में और कुछ जीके में दम उतना नहीं है। जियोग्राफी में हाँ एक और है, झारखंड का जो आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है, जनजाति का जो पार्ट है, वो थोड़ा सा टफेस्ट लगता है। उसको भी हम लोग आराम से अध्ययन करेंगे। पहले हिस्ट्री खत्म कर लें झारखंड की, इसके बाद चलिए दोस्त झारखंड पढ़ेंगे। झारखंड जी के हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? झारखंड जी के हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी? हिस्ट्री। इसका क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री, इतिहास। झारखंड इतिहास, झारखंड इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो झारखंड इतिहास में हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पर आज का जो क्लास चल रहा है, आज का क्लास में क्या देखेंगे हम लोग कि प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल एज। प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड को देखेंगे भाई हम लोग। प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, यह काल जो है ना, प्रागैतिहासिक काल जो है ना मेरे भाई, प्रागैतिहासिक काल जो है ऐसा काल है कि इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। लिखित साक्ष्य, एविडेंस नहीं मिला। तो लिखित साक्ष्य नहीं मिला तो पूरे के पूरा हम लोग किस पर डिपेंड रहना पड़ा जी? जानकारी के लिए हम लोग रहना पड़ा, जानकारी के लिए यहाँ पर तो पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ा। जानकारी के लिए यानी कि अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर, पुरातात्विक स्रोतों पर हम लोग क्या रहना पड़ा? निर्भर रहना पड़ा। जब लिखित साक्ष्य नहीं मिला तो हम लोग कैसे अध्ययन करें भाई? झारखंड के विषय में अध्ययन कैसे करें, या भारत का जो इतिहास है प्रागैतिहासिक जो भारत कैसा था उसके बारे में अध्ययन कैसे करें? तो भाई जब भारत को अध्ययन करेंगे प्रागैतिहासिक काल में, तो झारखंड को भी तो, झारखंड तो बाहर है नहीं, भारत से अंदर ही है। तो उस समय भी झारखंड में कुछ बन रहा होगा, कुछ हो रहा होगा। यहाँ पर भी आदि मानव कैसे थे, यहाँ पर क्या कर रहे थे, कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिला, वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखित साक्ष्य नहीं मिला तो हम लोग की जानकारी के लिए किस पर? पुरातात्विक स्रोत, जैसे खुदाई से मिला, खुदाई से यहाँ पे मिला, या कुछ पुराना चीज आदि मानव द्वारा निर्मित था उसके ऊपर देखे कि भाई ऐसा ऐसा था, उसके ऊपर अनुमान पर हम लोग अध्ययन करने का यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल को यहाँ पर दर्शाया गया, हिस्ट्री में यहाँ पर दर्शाया गया, उसको हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो लिखित साक्ष्य नहीं मिला, यह जानकारी के लिए हमको पुरातात्विक स्रोत पर हम लोग को निर्भर रहना पड़ा। चलिए दोस्त, तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग अलग अलग भागों में बांट करके हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल
प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल देखिए, प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिकल एज इंग्लिश में। अब इंग्लिश नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग जो है ना टर्मिनोलॉजी होता है। हिस्ट्री का कुछ अलग होगा, पॉलिटी का कुछ अलग होगा, जियोग्राफी का कुछ अलग होगा, इकोनॉमिक्स का कुछ अलग होगा, मैथ का कुछ अलग भाषा होता है, सबका अलग अलग भाषा होता है। तो प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिकल एज बोलेंगे इसको अंग्रेजी में। अब इसको कितने भाग में पढ़ेंगे जी? 3 भाग में पढ़ेंगे। मूल रूप से कितने भाग में पढ़ेंगे? तीन भाग में पढ़ेंगे। पहला क्या हो जाएगा जी? पूरा पाषाण काल। क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे हम लोग, पूरा पाषाण काल। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या? मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। पूरा पाषाण क्या बोलते हैं जी? पूरा पाषाण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मध्य पाषाण, मध्य पाषाण काल, ठीक है। इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक। इसको मेजोलिथिक। और यहाँ पर हम लोग दिन लास्ट में यहाँ पर पढ़ेंगे क्या जी? कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक का मतलब होता है नियोलिथिक। न्यूलिथिक, नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो प्रागैतिहासिक काल में पढ़ेंगे हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नौ पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को देखते हुए इसके बाद मध्य पाषाण काल को, इसके बाद नौ पाषाण काल को। तो नौ पाषाण काल में हम लोग पढ़ेंगे 3 पार्ट करके इसको। नौ पाषाण काल को कितने भाग में पढ़ेंगे जी? 3 भाग में इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। वीडियो को थोड़ा फास्ट करेंगे, इसलिए ना पढ़ना बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है, इसलिए थोड़ा फास्ट करके हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ना तो आप लोग कमेंट कीजिए कि थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए सर, तो सब यहाँ पर स्लो चलने वाले हैं, स्लो चलने वाला है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? यहाँ पर कांस्य युग पढ़ेंगे। कांस्य युग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद दिन हम लोग लास्ट में लौह युग पढ़ेंगे। ताम्र का मतलब, ताम्र पाषाण का मतलब है कि तांबा से मिल करके यहाँ पर पत्थर में जो है तांबा मिला करके औजार बनाया जाता था, यहाँ पर आखेटक किया जाता था, शिकार खेला जाता था। कांस्य युग के मतलब होगा कि यहाँ पर कांसा यानी कि तांबा और टीन मिला करके यहाँ पर कांसा बनाया जाता था। और यहाँ पर लोहा लास्ट में, अंतिम यहाँ पर लोहा का प्राप्ति हुआ। तो लोहा जब आया तो आधुनिक यहाँ पर विज्ञान और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा विकास होने लगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको जी? पूरा पाषाण काल को देखेंगे हम लोग। किसको देखेंगे? पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज को देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। एक बार देख लीजिए फटाफट से, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, आराम आराम से पढ़िए। तो डालिए हेडलाइन पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल पढ़ना है। देखिए पूरा पाषाण काल का जो कालक्रम है, कालक्रम में ध्यान देंगे। तो इसका जो कालक्रम है मेरे भाई, तो 25 लाख ईसा पूर्व से 25 लाख ईसा पूर्व से कब तक है जी? 10,000 ईसा पूर्व तक। इसका कालक्रम कितना है? कालक्रम की बात किया जाए तो 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम माना जाता है। और इसमें देख लेते हैं मुख्य विशेषता पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था जी। इसमें जो था ना, जो सॉरी, इसमें लोग क्या करते थे कि आखेटक का मतलब शिकारी थे। कैसा प्रवृत्ति के थे? शिकारी प्रवृत्ति के थे। और खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक का मतलब कि शिकार खेले और कुछ लेकर के मतलब बचा शिकार
तो लेकर के यहाँ पर घर बांध के स्टोर कर दिया। यहाँ पे अपने जो वो भी झोपड़ी रहता था या गुफा रहता था, कंदराय रहता था, कैब रहता था, उसमें वहाँ पर स्टोर भी करते थे, संग्रह भी कर देते थे। तो इसमें लोग कैसे कैसे थे जी? लोग आखेटक थे। आखेटक यानी कि शिकारी प्रवृत्ति के थे, शिकारी थे। खाद्य संग्राहक थे, खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक। लोग कैसे थे? आखेटक यानी शिकारी जीवन जीते थे। और यहाँ पर आखेटक थे, यहाँ पर कृषि का भी कार्य यहाँ पर ज्ञान नहीं था। सॉरी, यहाँ पर कृषि का ज्ञान नहीं था। इसमें कृषि का ज्ञान, कृषि का ज्ञान नहीं था। यहाँ पर कृषि का ज्ञानवान नहीं था भाई। पूरे के पूरा यहाँ पर शिकार पर डिपेंड रहते थे सब लोग। जाते यहाँ पर पत्थर के औजार लेकर के और जानवरों को मारते और कच्चे मांस को खा करके कुछ तत्व गुफाओं में जा करके स्टोर करके रखते थे, जमा करके संग्रह करके रखते थे। आइए कि समझ में आ रहा होगा आप लोग। यहाँ पर जब कृषि का यहाँ पर विकास नहीं हुआ था, कृषि का ज्ञान नहीं था यहाँ, तो कृषि का ज्ञान जब नहीं था तो यहाँ पशुपालन का भी ज्ञान नहीं था। तो पशुपालन का प्रारंभ नहीं, पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था, जाहिर सी बात है। ठीक है, यहां पर देखिए आग की जानकारी हो चुका था। आग की जानकारी हुआ, आग की जानकारी हुआ, केवल जानकारी ही हुआ लेकिन प्रयोग नहीं किया गया। जानकारी ही हुआ, प्रयोग नहीं किया गया। किसका जी? यहाँ पर फायर का। फायर मतलब आग का। ठीक है, अब देखिए कि झारखंड में जो इस काल का जो अवशेष जो है, काल का जो क्षेत्र है, कहाँ कहाँ इस क्षेत्र जो जो ज्यादा पर यहाँ पे इसमें प्रचलित उस समय था। पूरा पाषाण काल के जो अवशेष जहाँ से मिला उसके अनुमान पर पता करते हैं भाई। यहाँ पर पूरा पाषाण काल के सामान यहाँ पे मिले तो भाई इस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल का वर्चस्व रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो यहाँ पर स्पेस नहीं होने की वजह से हम लोग ऊपर चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा फटाफट से दोस्त। यहाँ पर देखेंगे अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं। पूरा पाषाण काल के जो अवशेष हैं कहाँ कहाँ से मिले हैं झारखंड में। झारखंड में इस काल के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले जी? इस काल के अवशेष के बारे में देखेंगे तो देखेंगे हजारीबाग से मिला है। हजारीबाग से मिला है। आप लोग के मैप बना के बताते हैं फटाफट से अवशेष के बारे में बात की जाए तो। थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए है हजारीबाग वाला एरिया हो गया। आपको हजारीबाग से मिला है, आपका बोकारो से मिला है। अब देखिए यहाँ पर धनबाद हो गया, रामगढ़, यहाँ पर धनबाद हो गया। इसके बाद यहाँ पर बोकारो से मिला है, यहाँ से मिला है, यहाँ से मिला है। और कहाँ से मिला है जी? रांची से मिला है, रांची से मिला है, रांची से मिला है। और देवघर से मिला है। यहाँ पर हो गया गिरिडीह, गिरिडीह के बाद देवघर, यहाँ से मिला है। देखिए पूरा पाषाण काल के कहाँ कहाँ से झारखंड से मिला है। ठीक है, मैप याद होना चाहिए झारखंड के। झारखंड में जब जियोग्राफी पढ़ाएंगे ना एकदम धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, इसके बाद कहाँ से मिला जी? देवघर से मिला। पश्चिमी सिंहभूम से मिला है, पश्चिमी सिंहभूम का एरिया ये वाला है, तो यहाँ से मिला है। पूर्वी सिंहभूम से मिला है दोस्त, पूर्वी सिंहभूम से मिला है। पूरा पाषाण काल के अवशेष मिला है। तो पूरा पाषाण काल के अवशेष हम लोग कहाँ से मिला? हजारीबाग से मिला। लिख देते हैं हजारीबाग, देवघर, धनबाद, सभी बोकारो,
बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट सिंहभूम, यानी कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों से मिला है। यहाँ पर रांची से मिला है। इतने स्थानों से क्या मिला है जी? पूरा पाषाण काल के अवशेष यहाँ पर मिला है। दोस्तों आप लोग के समझ में आ रहा होगा। तो पूरा पाषाण काल हम लोगों ने यहाँ पर देखा। यहाँ पर आदि मानव द्वारा जो हजारीबाग का जो है एरिया, हजारीबाग में जो है, यहाँ से पाषाण कालीन औजार मिला है। क्या मिला है? पाषाण कालीन पत्थर के औजार मिला है। पत्थर के औजार मिला है। कहाँ से मिला है जी? हजारीबाग के एरिया से पाषाण कालीन पत्थर के औजार मिला है। किस काल का है जी? पूरा पाषाण काल का। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोस्त आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यहाँ पर देखिए हम लोग किस क्षेत्र से इस काल के यहाँ पर साक्ष्य मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। पूरा पाषाण काल देख लिए। अब हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल। किसको देखेंगे जी? मध्य पाषाण काल को देखेंगे। ठीक है, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण, मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो कालक्रम है दोस्त, इसका कालक्रम हम लोग देखेंगे। कालक्रम देखिए, हम लोग पूरा पाषाण काल को देखें तो 25 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक देखें। लेकिन इसमें जो कालक्रम है ना, कालक्रम में मेरे भाई यहाँ पर 10,000 ईसा पूर्व से, 10,000 ईसा पूर्व से कब तक माना जाता है इसको? 4,000 ईसा पूर्व तक। 4,000 ईसा पूर्व तक कालक्रम कितना है? 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक है। इसमें देखिए पशुपालन का शुरुआत हो चुका था। इस काल में, मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुका था। पशुपालन की शुरुआत, पशुपालन की शुरुआत हो चुका था। ठीक है, पशुपालन की शुरुआत हो चुका था। और इस काल में क्या हुआ था जी? इस काल का जो खास जानकारी तो नहीं है, लेकिन यहाँ तक पता है कि मतलब कालक्रम इतना था और पशुपालन की शुरुआत हो चुका था। लेकिन पूरा पाषाण काल में पशुपालन का शुरुआत नहीं हुआ था। ध्यान दीजिएगा, आग का वहाँ भी खोज हो चुका था, आग का खोज हो चुका था, आविष्कार हो चुका था, लेकिन प्रयोग नहीं किया गया था। किसमें? पूरा पाषाण काल में। अब देखिएगा यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत हो चुका था। अब इसका क्षेत्र जो है, एरिया देख लेता है। अवशेष प्राप्ति, अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है जी? अवशेष देख लेंगे इस। ठीक है, अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? फट से मैप बनाएंगे। मैप से ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए कि मैप, भाई मैप बनाएगा तभी समझ में आएगा, ना तो ज़्यादा न तो समझ में, इसे समझ में आ जाएगा। लेकिन इस मैप पर क्या होता है कि ज़्यादा समझ में आता है। मैप पर कटाक्ष मत कीजिएगा कि मैप सर इसी गलती बन रहा है। एक हमको याद कराने याद तो होना चाहिए अच्छा से ना। पहले पीएचडी हम फर्स्ट बार में बोल दिए कि भाई पीएचडी तो करना नहीं है हम लोग के सामान्य जानकारी रखना है, जाके एग्जाम फोड़ देवे, पेपर को क्लिक कर देवे। तो अवशेष देखेंगे, अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है जी? मध्य पाषाण काल के देखेंगे तो दुमका से मिला है, दुमका से मिला है, दुमका से। इसके बाद कहाँ से मिला है जी? दुमका के बाद पलामू से मिला है, पलामू से मिला है, पलामू से मिला है यहाँ पर। और कहाँ से मिला है? मध्य पाषाण काल के अवशेष धनबाद से मिला है, धनबाद से मिला है मेरे दोस्त। रांची से मिला है, रांची से मिला है। इसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम से मिला है। पश्चिमी सिंहभूम और यहाँ से मिला है और यहाँ से मिला है। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम से मिला है। यह हो गया पलामू,
पलामू से मिला है, धनबाद से मिला है, धनबाद से मिला है, और यहाँ पर दुमका से मिला है, यहाँ पर रांची से मिला है, यहाँ पर ईस्ट सिंहभूम से मिला है, यहाँ पर वेस्ट सिंहभूम से मिला है। तो इस प्रकार से हम लोग मध्य पाषाण काल की हम लोग विशेषता यहाँ पर देखें। यहाँ पर जो जानकारी था इकट्ठा था उसको हम लोग यहाँ पर अध्ययन करके बताया हमने। ठीक है, तो आई होप कि मध्य पाषाण काल भी आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं पढ़। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर नौ पाषाण काल। किसको देखेंगे जी? नौ पाषाण काल को देखेंगे। नौ पाषाण काल को देखेंगे, नियोलिथिक एज को देखेंगे मेरे दोस्त। तो नियोलिथिक एज का जो कालक्रम है ना, ध्यान में देखेंगे हम लोग। कालक्रम कब से कब माना जाता है मेरे भाई? इसका काल क्रम जो है 10,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के और 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है इसका कार्यक्रम। किसको? नौ पाषाण काल के। इसमें कृषि की शुरुआत हो चुका था। कृषि की शुरुआत क्या हो जाती? क्या हो गया था? कृषि की शुरुआत हो चुका था। कृषि की शुरुआत हो चुका था। ठीक है, और क्या हुआ था इसमें? इस कालक्रम में नौ पाषाण काल में कृषि के तो हुआ, और क्या हुआ जी? इसमें कुंभकारी प्रारंभ हुआ। कुंभकारी होता क्या है आप लोग कमेंट करके बताया, बता देंगे अभी। इसमें कुंभकारी प्रारंभ हुआ। अब कुंभकारी का मतलब क्या होता है? कुंभकारी का मतलब होता है कि भाई मिट्टी के जो बर्तन बनता है, मृत भांड वगैरह, उसी को कुंभकारी बोला जाता है। देखिए जो आप लोग जो कुम्हार कमिटी से होते हैं, क्या करते हैं? मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, बड़ा बड़ा जो क्या बनाते हैं जी, देहाती भाषा में क्या बोला जाता है उसको? जो गगरी वगैरह बनाते हैं, तो कुंभकारी यानी कि जो मिट्टी के अच्छे अच्छे चीज़ें बनाते हैं, जैसे सुराही हो गया वो भी। तो कुंभकारी का प्रारंभ हो चुका था यहाँ पर किस काल में जी? नौ पाषाण काल में। ठीक है, इसके बाद इसमें और कुछ क्या हो चुका था इसमें? इस काल में क्या हुआ था कि छोटा नागपुर का जो एरिया है ना, छोटा नागपुर का जो एरिया है, वहां से 12 हस्त कुठार मिले हैं। हस्त कुठार का मतलब क्या होता है जी? जो कुल्हाड़ी होता है, देखे होंगे ना। हस्त कुठार का मतलब जो बनाया होता है हस्त का कुठार। कुठार का मतलब कुल्हाड़ी नहीं, कुठार का मतलब जो होता है कि और जो हाथ से बनाया जब कुठार होता है, जो रखा जाता है अनाज वगैरह, उसको कुठार बोला जाता है। तो हस्त कुठार मिला है यहाँ पर छोटा नागपुर से। इस काल में छोटा नागपुर क्षेत्र से 12 हस्त कुठार मिले हैं। 12 हस्त कुठार मिले हैं इस काल में जी मेरे भाई, नौ पाषाण काल में मिले। ठीक है, अब इसको बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो अवशेष कहाँ कहाँ से मिला है, किस क्षेत्र से मिला है, अवशेष के बारे में देख लेते हैं। इस काल के अवशेष, इस काल के अवशेष बारे में देख लेते हैं। तो अवशेष किस किस क्षेत्र में मिला? क्षेत्र कौन कौन से होंगे जी? यहाँ पर थोड़ा सा मैप अनुसार हम लोग देखते हैं। मैप बना सकते हैं, मैप के बनाते हुए लोग देखेंगे ना। ठीक है, अब देखेंगे कहाँ कहाँ से मिला है इस काल का जो अवशेष मिला है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि रांची से मिला है, लोहरदगा से मिला है, रांची से मिला है और लोहरदगा से मिला है। और कहाँ कहाँ से मिला है जी? पश्चिमी सिंहभूम से मिला है, पूर्वी सिंहभूम से मिला है, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम दोनों से मिला है, और
इतने एरिया से यहाँ पर इस काल के अवशेष यहाँ पर प्राप्ति हुए हैं। ये हो गए रांची, ये जगह लोहरदगा, लोहरदगा, और यहाँ पर हो जाएगा ईस्ट सिंहभूम, यहाँ पर होगा वेस्ट सिंहभूम। ओहो, वेस्ट सिंहभूम, इतने एरिया से यहाँ पर इस काल के अवशेष प्राप्ति हुआ है। ठीक है दोस्त, तो आई होप कि नवपाषाण काल भी आप लोग के समझ में यहाँ पर आया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे किसको जी, नवपाषाण काल में 3 पार्ट हम लोग बांटे थे। क्या क्या बांटे थे? ताम्रपाषाण काल बांटे थे, कांस्य युग बांटे थे, और यहाँ पर लौह युग बांटे थे। तो अब हम लोग नवपाषाण काल के जो पहला पार्ट था ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कैलकोलिथिक एज, इसका कालक्रम की बात किया जाना मेरे भाई, कालक्रम की अगर बात की जाए, इसका कालक्रम माना जाता है 4000 से लेकर के 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। माना जाता है इसका कालक्रम। आप लोग के डाउट होगा कि भाई नवपाषाण काल जब 10,000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था, तो क्या ताम्रपाषाण 1000 से तो और कुछ होना चाहिए था? लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी। क्यों? क्योंकि अभी वर्तमान में बोल रहा 2025 के बात बोल रहा हूँ कि अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाइएगा तो वहाँ पर जनजातियों का आज की स्थिति कुछ और होगा, और हम लोग जो हैं, सभी लोग जो हैं, हम लोग का जो आज उन लोग को मोबाइल दे दीजिए, चला लेगा क्या? उन लोग की टेक्नोलॉजी कुछ नॉलेज नहीं है, हम लोग की टेक्नोलॉजी का कुछ नॉलेज ज्ञान है, हम लोग सब लोग हैं, जानकारी हम लोग के है, तो उसके अकॉर्डिंग कालक्रम में चेंजेबल हो सकता है। ठीक है दोस्त, कालक्रम 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसका माना जाता है, इसका ताम्रपाषाण काल को। ठीक है, देखिए यह काल जो है ना, यह काल, जैसे आप लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़े होंगे, तो हड़प्पा सभ्यता में भी, हड़प्पा सभ्यता पूरा का पूरा कांस्य युगीन सभ्यता था, ताम्र नहीं था। ठीक है, पूरी पूरा कांस्य युगीन सभ्यता था। तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो काल है ना, ये हड़प्पा सभ्यता से पहले का काल है। यह हड़प्पा सभ्यता से पूर्व मतलब पहले का काल, हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का काल है। कौन सा? ताम्र। तब ना जी, ताम्र के बाद कांस्य आया था, तो कांस्य युगीन सभ्यता था हड़प्पा सभ्यता, था कि नहीं? आप लोग भारत का इतिहास पढ़े होंगे। इसमें क्या होता था कि पत्थर के साथ, पत्थर प्लस तांबा मिलाकर औजार तैयार किया जाता था। पत्थर प्लस तांबा मिलाकर क्या बना जाता था? औजार बनता था। इसलिए इसको बोला जाता है ताम्रपाषाण। ताम्र यानी कि तांबा में पत्थर मिलाकर बनाया जाता था, तो उसको बोलते थे हम लोग ताम्रपाषाण का। ठीक है, मानव द्वारा सबसे पहले निर्मित कौन सा धातु था जी? तांबा जो है, तांबा मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित प्राप्त प्रथम धातु, निर्मित प्राप्त प्रथम धातु कौन था जी? तांबा। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं, इसका जो केंद्र बिंदु है ताम्रपाषाण का,
केंद्र बिंदु कहाँ है जी? केंद्र बिंदु का मतलब, कहने का मतलब ज्यादातर अवशेष कहाँ मिला है? पर केंद्र बिंदु सी भूमि है। कहाँ है? सी भूमि जो एरिया है, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम का जो एरिया है, वहां पर भी ज्यादा इसका केंद्र रहा है। किस लिए कि वहाँ पर तांबा ज्यादा, आज भी देखिए जमशेदपुर में जाइए, कई सारे वहाँ पर खनिज लौह अयस्क के वहाँ पर प्राप्ति हो रहा है। वहाँ पर तांबा भी है। घाटशिला जो है, जो सिंहभूम का घाटशिला, वहाँ पर तांबा के लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, अब देखिए इस कालक्रम में कौन कौन से जनजाति इसके लिए मशहूर थे और तांबा गलाने का काम करते थे। कौन कौन जनजाति थे थी? इसमें क्या करते थे जनजाति लोग? कौन कौन जनजाति थे? असुर, बिरजिया, बिरहोर, इन लोग क्या करते थे ना कि तांबा गला करके, तांबा गलाकर औजार बनाते थे, औजार बनाते थे। ये जनजाति कौन? असुर, बिरजिया और बिरहोर जनजाति तांबा गला करके उसका उपकरण बनाते थे और औजार बनाते थे, यानी उपकरण बना करके प्रयोग करते थे। जो भी उन लोगों को करना था कार्यक्रम में, दैनिक कार्यक्रम में या कृषि हो एग्रीकल्चर में काम करते थे हम लोग। यहाँ पर देखेंगे तो हजारीबाग का जो एरिया है ना, हजारीबाग के बाहरगंडा जो है, हजारीबाग के बाहरगंडा से यहाँ पर तांबा को 49 खान का अवशेष मिला है। हजारीबाग के बाहरगंडा से तांबा के 49 खान मिले हैं। खान के मतलब खनिज जो माइंस होता है, खान प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ। कहाँ से जी? हजारीबाग के बाहरगंडा से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ पर बाहरगंडा से 49 खान प्राप्त हुए। खान के मतलब होता है माइंस, वहां से प्राप्त हुए हैं। किस काल के हैं जी? ताम्रप्रशांत काल के हैं। ध्यान दीजिएगा। तो आई होप कि ये समझ में आप लोग क्या है। इसका कालक्रम 4000 से 1000, हड़प्पा सभ्यता से पूर्व काल था। पत्थर प्लस तांबा मिलाकर औजार बनाया जाता था। तांबा मानव द्वारा निर्मित प्रथम धातु था। केंद्र बिंदु सिंहभूम था यहाँ पर झारखंड में। असुर, बिरजिया, बिरहोर यहाँ पर तांबा गला करके इसको उपकरण बनाते थे, औजार बनाते थे और दैनिक जीवन में कृषि वगैरह में कार्य के लिए उपयोग करते थे। तो आई होप कि सब समझ में आ रहा होगा ताम्रप्रशांत। आगे होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ताम्रप्रशांत देख लिए, यानी कि तांबा में पत्थर मिला करके, लेकिन अब खाली तांबा युग देखेंगे। ताम्र युग, ताम्र या तांबा युग, ताम्र या तांबा युग, इसको देखेंगे हम लोग। इसमें क्या हुआ कि तांबा से निर्मित उपकरणों का प्रयोग हुआ। तांबा से निर्मित उपकरण, तांबा से निर्मित उपकरण का हुआ प्रयोग हुआ, प्रयोग प्रारंभ। तांबा से निर्मित उपकरण का प्रयोग हुआ, यानी कि प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इस काल के जो असुर, बिरजिया, बिरहोर थे ना, असुर, बिरजिया, बिरहोर कौन कौन जनजाति थे? असुर, बिरजिया, बिरहोर क्या करते थे जी? तांबा के जो खान था, जो माइंस था, उसमें से निकालते थे। तांबा के खानों से क्या करते थे जी? तांबा के खानों से अवशेष निकालते थे। तांबा खान से क्या करते थे? अयस्क निकालते थे। अयस्क, अयस्क निकालते थे। और क्या करते थे? अयस्क निकाल करके इन लोग
गलाते थे। क्या करते थे? गलाते थे। और गला करके क्या करते थे? औजार बनाते थे, उपकरण का निर्माण करते थे और उपकरण बनाते थे। ये हो गया ताम्र युग। बस इतनी जानकारी इसमें रखना है। तांबा से निर्मित उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ असुर विरजिया विरोध, इसके लिए क्या कहते थे? असुर थे उन लोग जनजाति। यहाँ पर क्या करते थे? अयस्क निकालते थे, ठीक है, मिनरल्स निकाल करके उसको, जो कॉपर का जो मिनरल्स होता है उसको निकाल करके यहाँ पर गला करके उपकरण बनाते थे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कांस्य युग। ताम्र युग देख लिए, कांस्य युग देखेंगे। कांस्य युग देखेंगे मेरे दोस्त। कांस्य युग, कांस्य युग क्या होता है? कांस्य युग तो होता है क्या, उसमें तांबा और टीन मिलाकर एक कांसा बनाया जाता था। और उस समय जो था जनजाति, कौन कौन जनजाति यहाँ पर मशहूर थे जी उस काम को करने के लिए, जो तांबा और टीन को मिला करके बनाते थे, तो उसमें थे आपका कौन कौन जनजाति थे मशहूर थे? असुर और विरजिया जनजाति। क्या थे? असुर और विरजिया जनजाति। इसमें क्या होता था? तांबा और टीन मिला करके क्या करता था जी? कांसा बनाया जाता था। इसमें तांबा और टीन मिलाकर, तांबा और टीन मिलाकर क्या किया जाता था? कांसा तैयार किया जाता था। लेकिन असुर प्लस विरजिया, असुर और विरजिया, असुर और विरजिया जनजाति इसके लिए शिल्पकार थे। असुर और विरजिया जनजाति कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभ करता माने जाते हैं। प्रारंभ करता माने जाते हैं। प्रारंभ करता माने जाते हैं। कौन कौन जाते हैं जी? असुर और विरजिया। आप लोग देखें यहाँ पर, देखिए कन्फ्यूज कर देगा। अभी हम पढ़े ताम्र या तांबा युग। ताम्र या तांबा युग में देखें कि असुर, विरजिया और विरहोर तीन जनजाति क्या करते थे कि अयस्क निकाल करके औजार बनाते थे, गला करके तांबा को। लेकिन यहाँ पर भाई देखिए दो ही जनजाति काम कर रहे हैं। कांस्य युगीन जनजाति, कांस्य युगीन में कौन कौन का काम कर रहे हैं? कांस्य युग में कर रहे हैं जी असुर और विरजिया, दो जनजाति कर रहे हैं। यहाँ पर कन्फ्यूज कर देगा, ठीक है। सवाल में देखिएगा भाई, बोले कांस्य युगीन जनजाति कौन कौन थे, तो दे देगा तीनों ऑप्शन, एगो में देगा दो, एगो में एको को दे देगा। ध्यान देना होगा, कांस्य युग में दो जनजाति यहाँ पर मशहूर थे, काम करते थे, असुर और विरजिया, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पर आप लोग का कांस्य युग भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब देखेंगे हम लोग लौह युग। किसको देखेंगे? लौह युग को देखेंगे। लौह युग को पढ़ेंगे। लौह युग को पढ़ेंगे दोस्तों। तो लौह युग को पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें कौन कौन जनजाति हैं, इसमें सक्रिय कौन कौन जनजाति थे, क्या करते थे। इसमें लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। इस युग में लोहे से बने उपकरणों का प्रयोग, लोहे से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। किस युग में भाई? लौह युग में। अब इस काल में क्या होता था, इस युग में कौन कौन जनजाति थे? इसमें भी क्या थे जी? असुर और विरजिया जनजाति, दो ही जनजाति। इसमें भी कौन कौन थे? असुर, विरजिया जनजाति क्या थे इसमें? इस युग में असुर, विरजिया जनजाति सक्रिय थे। किस युग में? लौह युग में। यानी कि लोहा का उपकरण भी बनाते थे कौन कौन? असुर और विरजिया। यहाँ पर ध्यान देखिए, ताम्र युग में ही खाली तीन को याद रखना है, बाकी दोनों में, कांस्य युग और लौह युग में दो दो को रखना है बस। लौह युग में भी देखना है कि दो है, असुर विरजिया, विरोध नहीं है।
कांस्य युग में देखेंगे तो असुर और ब्रजिया, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूज एक एक चीज को क्लियर करते हुए हम चलेंगे भाई, किसी प्रकार के डाउट छोड़ेंगे नहीं, सोच लीजिएगा। तो क्या करते थे असुर और ब्रजिया, यहाँ पर लौह को क्या करते थे, उपकरण बनाते थे, लोहा गला करके उसका भी उपकरण बनाते थे। कौन कौन, असुर और ब्रजीय जनजाति। जो यहाँ का जो लोहा था ना, हमारे जो झारखंड का जो लोहा था, यहाँ पर झारखंड का जो लौह था वो जाता था कहाँ जी, यहाँ से जो हमारा जो लोहा कहाँ से प्राप्त हुआ जाता था झारखंड में, सिंहभूम के एरिया से। तो यहाँ पे जो सिंहभूम का जो एरिया वाला जो यहाँ पर लोहा था, इसका क्या हुआ था कि मेसोपोटामिया तक जाता था। मेसोपोटामिया कहाँ है जी, दमिश्क यानी कि इराक, ईरान दिन है, ईरान या इराक में है ना मेसोपोटामिया, तो वहाँ पर जाता था। यहाँ से लोहे का विदेशों में भी काफी मांग था, क्योंकि इससे मेसोपोटामिया स्थित दमिश्क एक स्थान है। वहां पर थोड़ा सा दिमाग आप लोग खटक रहा है, क्या कर रहे हैं भाई, कुछ ही बात है, पता नहीं, समझाएंगे तुरंत समझाएंगे। स्थित दमिश्क में क्या बनाया जाता थी, तलवार बनाया जाता था। दमिश्क में इस लोहे से तलवार बनाया जाता था। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब कि यहाँ पे झारखंड का लोहा था, इतना मशहूर था ना, जिसका प्रारंभ करता है, इससे औजार बनाने का प्रारंभ करता है कौन, का असुर और ब्रजिया। यह जो एरिया है सिंहभूम का एरिया है, सिंहभूम से ज्यादातर यहाँ पर लौह प्राप्ति हुआ। आज भी देखिए जमशेदपुर का, देखिए यहाँ पर जमशेदपुर में जो प्राप्ति हो रहा है लोहा, सिंहभूम का जो आपका देख रहे होंगे, जो चिड़िया है, चिड़िया वाला एरिया जो है, यहाँ पर लौह यश का भंडार है भाई। तो लोहा यहाँ से प्राप्त होता था, और यहाँ से लोहा कहाँ जाता था, विदेश में भी जाता था। विदेश में कहाँ जी, मेसोपोटामिया इराक में, वहाँ पर एक स्थान है दमिश्क, मेसोपोटामिया है इराक में, और वहाँ पर क्या है कि दमिश्क एक स्थान है, वहाँ पर तलवार बनाया जाता था। और वह तलवार इतना मशहूर रहता था, इस लोहे का तलवार बहुत अच्छी क्वालिटी का तलवार बनता था। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग देखिए पूरा प्रागैतिहासिक काल में झारखंड को देखे, पूरा पाषाण काल देखे, मध्य पाषाण काल देखे, नव पाषाण काल देखे, ताम्र पाषाण काल देखे, ताम्र युग देखे, कांस्य युग देखे, और लौह युग को पढ़ते हुए हम लोग आज यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल को समापन किए। लेकिन अभी इसमें और एक बाकी है, वीडियो लंबा होने के कारण उसको नहीं बता रहा हूँ, उसको छोटा सा वीडियो बना कर डाल दूंगा। इसमें देखेंगे कि भाई इस काल के जो अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं और क्या क्या प्राप्त हुए हैं, उसको हम लोग छोटा सा एक वीडियो बना करके यहाँ पर यूट्यूब पर डाल देंगे। तो दोस्त यहाँ पर आप लोग के समझ में आया होगा प्रागैतिहासिक काल में झारखंड की स्थिति क्या था। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, और शेयर कर दीजिए दोस्तों में फटाफट से, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को समझाते हुए हम यहाँ पर क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो धन्यवाद।